अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैंने थोड़ा-सा रिव्यू किया है सारी चीज़ों को, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि जो आपने प्रपोज़ल मेरे साथ शेयर किया था, सो दैट वाज़ वेरी गुड। उसमें हर चीज़ आपने मेंशन की है। लेकिन मैंने ये उसमें नोटिस किया है कि दैट इज़ नॉट फिट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स, फॉर ऑल द रिक्वेस्ट जो कि फाइवर के ऊपर आती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मैंने बहुत सारे किए हैं कि खुद बायर बन के जैसे बंदा कोई रिक्वेस्ट पोस्ट करता है और देखता है कि उस पे किस तरह के प्रपोजल्स आते हैं। तो ये रिज़ल्ट मैंने और कुछ स्टूडेंट्स थे, हमने ये रिज़ल्ट निकाला कि 95% ऑफ द प्रपोजल्स ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ़ उठा के आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो जैसे वो पहले से लिखे हुए होते हैं, वो टेम्पलेट्स होते हैं, वो पता चल रहा होता है उसको, पहली 2 लाइन्स पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये रिक्वेस्ट पढ़े बगैर ये प्रपोज़ल सेंड किया गया है या इसमें सिर्फ़ 2-3 वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं। सो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ मच दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन माय प्रोजेक्ट। और अगर वो प्रपोज़ल लिखने में ही अपना टाइम नहीं लगाना चाहता और वो उसमें ही अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, तो वो प्रोजेक्ट में कैसे एफर्ट पुट करेगा और उसमें कैसे वो टाइम लगाएगा। सो प्रपोज़ल से ये चीज़ें पता चलती हैं। सो अगर मैं एक क्लाइंट हूँ और मेरे पास 50 प्रपोज़ल्स आते हैं और उसमें से कुछ प्री रिटन प्रपोज़ल्स होते हैं और उसके अंदर कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए गए हों, सो आई विल नॉट रीड दैट प्रपोज़ल। मैं उसको ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा जिसने एक पूरा कस्टमाइज्ड बिल्कुल शुरू से नया प्रपोज़ल लिखा और उसने वो मेरे से सवालात भी किए, उसने मुझे कुछ सॉल्यूशन भी प्रेज़ेंट किए। शॉर्ट प्रपोज़ल था उसका, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त प्रपोज़ल था, तो जो बाकी कम्युनिकेशन है वो डेफ़िनेटली इनबॉक्स में जाके ही होगी। सारी कम्युनिकेशन प्रपोज़ल के अंदर नहीं हो सकती। तो हमने क्लाइंट को एक इसमें क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी होती है। उसको बताना होता है कि दैट मैं वाक़ई जेन्युइनली आपके प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। तो ये कुछ रिफ्लेक्शंस होती हैं जो हमने देनी होती हैं प्रपोज़ल्स के अंदर। प्रपोज़ल को लंबा लिखना या उसमें हर चीज़ मेंशन करना, दैट इज़ नॉट द थिंग जो कि इसका मकसद है। तो मैं आपसे ये दोबारा कहूँगा कि आपका जो प्रपोज़ल है वो हर दफ़ा नया प्रपोज़ल होना चाहिए। और कोशिश करें ये जो आपने डिटेल्स बहुत सारी मेंशन की हुई हैं, इन डिटेल्स को रिमूव करके आपका जैसे आपने फाइवर के ऊपर ड्रिबल को अटैच किया हुआ है अपने लिंक अकाउंट्स के अंदर, तो ड्रिबल अगर आपका अकाउंट मेंटेन्ड है, वहाँ पे अपने रेगुलर प्रोजेक्ट्स अपलोड करते हैं तो उसका लिंक मेंशन कर दें उसके अंदर। या फ्लिकर के ऊपर भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइंस अपलोड करते हैं और फ्लिकर का जो लिंक है वो शेयर करते हैं प्रपोज़ल के अंदर। तो वो एज़ अ लिंक के तौर पे तो प्रपोज़ल में नज़र नहीं आता, लेकिन क्लाइंट को पता चल जाता है, वो उसको कॉपी पेस्ट करके ब्राउज़र के अंदर, तो वहाँ जाके आपके काम को देख सकता है। ठीक है, एक ये सजेशन है। बाकी बाकी जो आपकी प्रोफ़ाइल डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर बहुत अच्छी लिखी हुई है। उसका गिग से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जस्ट अ सजेशन कि आप डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखें, बिल्कुल इसको ऐसा ही रखें जैसे आपने लिखी हुई है। लेकिन इसकी जो वर्डिंग्स हैं वो कुछ इस तरह से लिखें कि कोई दूसरा आपके बारे में बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ना लिखें दैट आई एम वाहिब अब्दुल्ला, आप ये मेंशन करें दैट दिस इज़ वाहिब अब्दुल्ला, या आई की जगह पे ही यूज़ करें कि ही हैव वास्ट एक्सपीरियंसेस डिज़ाइनिंग लोगोज इन वेरियस कैटेगरीज और इस तरह की चीज़ें। तो कोई दूसरा आपके बारे में बता रहा है, डिस्क्रिप्शन अपनी इस तरह से लिखें। इसका गिग से तो कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक ये अलग से मैं देख रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और बाकी जहाँ तक आपने सोशल मीडियाज़ की बात की है, देखिए मैं आपकी जो गिग है उसको देख रहा था, आपके जो लोगों ने अपनी फेवरेटीज़ में ऐड किया हुआ है, अपने सेव्ड गिग्स में ऐड किया हुआ है, 134 लोगों ने ऐड किया हुआ है। सो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी गिग रैंकिंग को। तो अगर तो लोग क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली वो क्लिक्स कुछ ना कुछ फ़र्क डालेंगे रैंकिंग के अंदर। लोग आके आपके गिग को सेव करते हैं अपने सेव्ड गिग्स के अंदर, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली इससे फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन फाइवर के एल्गोरिथम्स स्मार्ट हैं, वो लोग
इन सब चीज़ों को जानते हैं, वो जानते हैं कि जब रैंकिंग नीचे होती है तो लोग सोशल मीडियाज़ पे जाके शेयर करते हैं या कोशिश करते हैं कि लिंक क्लिक्स लेके आएँ। तो ये फाइवर भी जानता है कि क्लिक सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, ट्रैफ़िक कहाँ से आ रही है, और जो ट्रैफ़िक आ रही है वो सिर्फ परचेज़ नहीं कर रही, वो सिर्फ कुछ सेकंड्स स्पेंड करती है और उसके बाद उसको क्लोज़ कर देती है। तो ये सारी चीज़ें फाइवर जानता है। तो जब बेहतर तरीका तो ये है कि प्रपोज़ल अच्छे लिखे जाएँ, कुछ प्रोजेक्ट्स गेट किए जाएँ जेन्युइन तरीके से, और उसके बाद कुछ रिव्यूज़ लिए जाएँ। तो फाइवर आपको ये देखेगा कि ये बंदा वाक़ई एफ़र्ट पुट कर रहा है, इसके पास जेन्युइन रिव्यूज़ आए हैं, ये बंदा ऑनलाइन रहता है, इसके अलावा ये रेगुलर प्रपोज़ल सेंड करता है, तो डेफ़िनेटली फाइवर आपको उठा के वापस आपकी पोज़ीशन पे लेके आएगा। तो कोई जादू नहीं है फाइवर के ऊपर कि कोई ऐसा ट्रिक हो कि वो कुछ किया जाए और गिग फ़ौरन से ऊपर आ जाए। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ख़्याल किया जाता है रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब इसका हल तो यही है कि मज़ीद और गिग्स बनाएँ सेम कैटेगरी के अंदर, क्योंकि अगर एक रैंक नहीं हो रही, बजाय कि हम उसका वेट करें, पॉसिबिलिटी है कि हम जो 3 गिग्स हमने और बनाई हैं उसमें से कोई एक आधी रैंक हो जाए और हमें वहाँ से ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएँ। तो सबसे पहले 7 आउट ऑफ 7 गिग्स बनाएँ, बेशक सेम कैटेगरी के अंदर बना लें, और इसके अलावा प्रपोज़ल सेंड करें और हमेशा एक नया प्रपोज़ल लिख के सेंड करें। बेशक पूरे दिन में एक ही सेंड करें, आप एक अच्छा सेंड करेंगे तो 70-80% चांसेस हैं कि वहाँ से कोई ना कोई रिप्लाई आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो आई थिंक अगर इनका ख़्याल रखा जाए तो यस, रिज़ल्ट्स बेहतर हो सकते हैं।